नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से उगाए पशुओं के लिए हरा चारा। मसूर की फसल को रोगों से बचाएं, भरपूर उपज पाएं। किसान भाइयों, आज ऐसी तकनीक विकसित हो गई है जिससे कम समय में हरा चारा उगाया जा सकता है और इस चारे को पशुओं को खिलाकर आप इनसे 15 से 20% तक ज्यादा दूध ले सकते हैं। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसे अपनाकर कम लागत में पौष्टिक हरा चारा तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरा चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारा उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। इस विधि से चारा उगाने के लिए एक कमरे की जरूरत होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता हो। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार व बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है, अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। चौथे से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारे के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक हो जाती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। इस विधि से चारा उगाना काफी आसान है। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि द्वारा चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है, साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारे का उत्पादन कर सकता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित हुई है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन्स की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं।
मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और उनकी प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में मसूर की फसल बढ़वार की शुरुआती अवस्था पर है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसकी समय रहते रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आप रोगों को पहचान कर इनकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर प्रसाद से। किसान भाई, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मसूर जो है एक दलहनी फसल है और इसकी खेती बहुत ही ज़्यादा एरिया में किया जाता है। तो इसके लिए चूँकि मसूर में मुख्य रूप से 2 रोग लगता है। पहला है उकठा रोग, जिसको विल्ट कहते हैं, और दूसरा है रस्ट, जिसको हम लोग हरदा रोग के नाम से जानते हैं। तो पहली रोग जो है वो उकठा, उसकी अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम मसूर लगाते हैं और मसूर की बढ़वार जैसे ही होती है तो मसूर के खेत में जाने पर हम कहीं कहीं पैच के रूप में देखते हैं कि मसूर जो है सूख रहा है। उकठा रोग फ्यूजेरियन फफूंद के कारण होता है। गर्म व नमी वाला वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर फसल में उकठा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं, पौधा सूखना शुरू कर देता है और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। वयस्क और अंकुरित पौधे कम उम्र में ही मर जाते हैं एवं भूमि की सतह वाले क्षेत्र में आंतरिक उत्तक भूरे या रंगहीन हो जाते हैं। और जब उसको हम उखाड़ते हैं तो नीचे का जो जड़ होता है उसमें बिल्कुल काला सा दिखाई देता है। अगर उसको आप चीरेंगे तो एक ब्राउन कलर का उसमें धारी सी उसके तने में दिखाई देती है। और इस तरह से ये रोग जो है लगभग 50 से 60% तक फसल की उपज को प्रभावित करता है, जिससे किसानों की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो वैसे में किसान भाई इस रोग से बचाव के लिए जब अगर लगा रहे हैं तो उस समय आप खेत की साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ किसान भाई कुछ प्रभेद हैं, जब आप प्रभेद का चुनाव करें तो उसमें आप ये ध्यान रखें, जो प्रभेद हैं उसमें DPL 1562, पंत यल 4, PL 406, 639, ये जो वेराइटियां हैं अगर आप इनको लगाते हैं तो ये उकठा प्रतिरोधी वेराइटियां हैं, तो उसमें उकठा रोग नहीं आता है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% घोल का पौधों के जड़ क्षेत्र में छिड़काव करें। साथ ही साथ जो दूसरा रोग है उसको हम लोग रस्ट या गिरवी बोलते हैं, हरदा रोग बोलते हैं। तो उसमें किसान भाई आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा जनवरी फरवरी में तापमान कम होता है और हल्की बूंदाबांदी होती है तो जो मसूर के पत्ते होते हैं वो धीरे धीरे उस पर
प्याले के आकार के कथई कलर के उसका चेंज होने लगता है, धीरे 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 वो फफोला बनता है और बाद में वो सफ़ेद हो जाता है और ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी फसल हमारी सूख गई। साथ ही साथ उसमें जो फली का निर्माण होता है वो न के बराबर होता है, यानी आपका उपज इस रोग के लगने से अंतिम अवस्था में लगभग 80% तक प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है पहले तो आप अच्छी प्रभेद जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जैसे PL 406, 639, DPL 1562 और हम 57, ये वैरायटियाँ जो हैं ये आपका रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटियाँ हैं। इसको आप लगाएं और साथ ही साथ लगाने के से पूर्व आप बीज को प्रोपिकोनाजोल जो एक फंजीसाइड है 1 ml मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित करके अगर इसको लगाते हैं तो ये रोग न के बराबर आता है। साथ ही साथ अगर आप फसल लगा दिए हैं और जैसे ही आपका दिसंबर जनवरी का समय आता है जिस समय टेम्परेचर लो होता है और हल्की बूंदाबांदी हो, तो उस समय इस दवा को आप प्रोपिकोनाजोल को आप 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक इससे आप निदान पा सकते हैं। किसान भाई, आप इन बातों को ध्यान में रख करके अगर आप मसूर की खेती करते हैं तो मुख्य रूप से मसूर में यही दो रोग आता है, तो आपकी उपज में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेहूं की खेती अमूमन रबी मौसम में ही की जाती है। यह सभी प्रकार के जलवायु के लिए उपयुक्त है। इसकी बुआई के लिए कम से कम 20 से 25 डिग्री तापमान जो है सो ज़रूरत होता है। गेहूं के लिए फसल की जैसे मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो है हम लोग ये हर प्रकार की मिट्टी में हम लोग उगा सकते हैं, लेकिन जो दोमट मिट्टी है इसके लिए सर्वोत्तम है। और जो खेत तैयार करने की बात है गेहूँ के फसल के लिए, तो उसमें जो है सो हम लोग जैसे खरीफ फसल की कटाई करते हैं उसके तुरंत बाद जो है सो हम लोग जैसे मिट्टी प्लट हल से खेत को अच्छी तरह से जुतवा लें। इससे क्या होता है कि जो हम लोग का फसल का अवशेष है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाता है। उसके बाद जो है सो 4 से 5 दिन बाद हम लोग रोटावेटर से मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना के बेड तैयार कर लें। अगर किसान भाई खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सो गोबर, सड़ी हुई गोबर का जो है सो 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सिंचित गेहूं में 100 से 125 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो सल्फर और 40 से 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की 2/3 या आधी मात्रा बुआई के समय, 1/3 या आधी मात्रा पहली सिंचाई के समय कतारों के बीच में डालनी चाहिए। यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुआई के पूर्व खेत में मिलाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नाइट्रोजन है वो 50% हम लोग जो बुआई के समय उपयोग कर ले और रेस्ट जो हम लोग का 50% बचता है उसको हम लोग प्रथम और द्वितीय सिंचाई के तुरंत बाद टॉप ड्रेसिंग कर दें। और उसके बाद अनुशंसित प्रभेद है हम लोग के लिए सिंचित अवस्था के लिए जो है सो HD 2967 है, DVW 39, CBW 38। अगर संचित अवस्था जैसे पिछात में कोई करना चाहते हैं उसके लिए अलग प्रभेद। अगर कोई किसान भाई ऊसर भूमि में गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रभेद है KRL 210, KRL 212। अगर असंचित अवस्था में किसी को गेहूं की बुआई करनी है तो उसके लिए जो उत्तम प्रभेद है वो HP 1493 इत्यादि है। चुनी हुई किस्म के बड़े बड़े साफ, स्वस्थ और विकार रहित दानी जो किसी उत्तम फसल से प्राप्त कर सुरक्षित स्थान पर रखे गए हों, उत्तम बीज होते हैं। फसल को बीज जनित रोगों से बचाने हेतु बीज को 1 ग्राम टेबुकोनाजोल प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। दीमक के कारण पौधों में पीलापन के साथ सूखने की समस्या आती है। बचाव हेतु 5 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद एजोटोबैक्टर कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज एवं PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जैसा कि हम लोग बीज दर की बात करें तो सिंचित और असिंचित अवस्था के लिए अलग अलग बीज दर है। हम लोग अगर सिंचित में अगर इसकी खेती करते हैं तो 100 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग अगर टाइमली सोइंग करते हैं तो बीज दर है।
इसके अलावा किसान भाई चाहे तो जो हम लोग का जीरो टिलेज है या सीड ड्रिल मशीन है उससे गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि जो गेहूं का फसल है उसका जड़ का जो पकड़ है वो मिट्टी में अच्छी तरह से बनती है, क्योंकि वो लाइन में बुआई करती है और 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पे बुआई करती है मशीन के द्वारा। तो इससे क्या है कि अगर बारिश आए या तेज़ हवा आए, इसके कारण जो फसल गिरने की संभावना नहीं के बराबर होती है। भाई समय समय में अपने खेत में जाके देखते रहे कि किसी तरह की बीमारी या किसी तरह की समस्या अगर आती है तो उसके लिए जो हम लोग के जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाके कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। इससे किसी तरह की आगे फसल में कठिनाई नहीं होगी और हम लोग का पैदावार जो है सो अच्छी तरह से आ सकता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। अतः जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे उन्नतशील किस्म जैसे राज 4079, राज 4120, राज 4037, राज 4238, राज 6560, राज MR1 और राज 3765 आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को 2 ग्राम मैनकोजेब या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। जिन क्षेत्रों में दीमक कीट का प्रकोप अधिक होता हो वहां पर बुआई से पहले बीजों को फिप्रोनिल 5 SC 6 मिलीलीटर दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। जो किसान भाई गाजर, मूली एवं लहसुन की खेती करना चाहते हैं वे इसके लिए गाजर की नैंटिस, मूली की जापानी व्हाइट, हिल क्वीन एवं लहसुन की लाड़बा और मलेवा किस्म की बुआई कर सकते हैं। जो किसान भाई मेथी की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द इसकी बुआई का काम पूरा करें। RMT 1, RMT 143, राजेंद्र क्रांति, पूसा अर्ली पंच आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। फसल को जड़ गलन रोग से बचाने के लिए बीजों को बोने से पहले मैनकोजेब 5 ग्राम तथा कार्बेंडाजिम 1 ग्राम के साथ मिश्रण बनाकर प्रति 2 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके लिए बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो किसान भाई जीरा की बुआई करना चाहते हैं वे GC 4, RZ 223, RZ 209 एवं गुजराती जीरा 2 की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इस समय पपीते की फसल में पर्णकुंचन रोग का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें या नष्ट कर दें तथा रोग के प्रसार को रोकने के लिए मिथाइल डेमेटोन 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव भटनी, जिला दौसा से पुरुषोत्तम कुमार ने। आप मुर्गियों में होने वाले रानीखेत बीमारी की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पुरुषोत्तम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम मुर्गी पालन से जुड़े किसान भाइयों के लिए रानीखेत बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। रानीखेत एक बहुत ही जानलेवा विषाणु जनित बीमारी है जो मुर्गियों में होती है। खासकर ऐसे किसान जो मुर्गी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही घातक, उनके व्यवसाय के लिए बहुत ही घातक बीमारी होती है, क्योंकि जब ये बीमारी फैलती है तो करीब 30 से 40% मुर्गियों की मौत हो जाती है और कभी कभी तो 100% 100% मृत्यु दर तक हो जाती है।
मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। ये रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण 100% मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है और रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बतख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इसका जब हम लक्षण का बात करते हैं, मुर्गी जब अगर लक्षण की बात करें, किस लक्षण से पहचान सकते हैं कि मेरे फार्म की मुर्गियों में रानीखेत बीमारी हो गई है, तो उसमें सबसे पहला देखा गया है कि मुर्गियों में लड़खड़ाहट आती है, गर्दन लुढ़कती है। ये सब मुर्गियों के दिमाग में विषाणु के प्रभाव के कारण होता है कि मुर्गियाँ लड़खड़ाना शुरू करती है, गर्दन लुढ़कती है, छींके और खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस के नली में प्रभावित होने से सांस लेने में तकलीफ होती है, मुर्गियां मुंह खोल कर सांस लेती है, कभी कभी शरीर के किसी हिस्से को लकवा मार जाता है। प्रभावित मुर्गियों में देखा गया कि वो आकाश की ओर देखती है। और अगर पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आ जाए तो वैसी स्थिति में डायरिया भी होती है और डायरिया का जो रंग होता है वो पतला और हरे रंग का होता है। डायरिया के कारण लीवर भी खराब हो जाती है, मुर्गियां दाना खाना कम कर देती है और ये सब मुख्य क्या होता है लक्षण है। इसके अलावा मुर्गियों में कभी कभी विकृत अंडे भी आती है रानीखेत डिजीज के कारण। अब हम बात करते हैं कि इसके निदान के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। तो इसके निदान के लिए जरूरी है कि टीका आता है F1 लाइव स्ट्रेन या लसोटा स्ट्रेन बोला जाता है। ये टीका 5 से 7 दिन पर मुर्गियों को देनी चाहिए। और इसका जो सेकेंड डोज जो होता है वो होता है RB स्ट्रेन का, जो कि 8 से 9वें सप्ताह पर, और उसको फिर से देना पड़ता है 16वें से 20वें सप्ताह पर। और अगर रोग उभर जाए 24 से 48 घंटे के भीतर पक्षियों में अगर F1 स्ट्रेन का टीका लगा दिया जाएगा, F1 स्ट्रेन या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगा दिया जाए तो पक्षियों में केस के हेल्थ में सुधार देखा जाता है। मुर्गी में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।